नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। चुनाव के नतीजे तो अब आ गए हैं। अब काफ़ी कुछ चीज़ें दिखाई पड़ रही कि क्या हुआ, चुनाव कैसे हुए, और बहुत सारे आरोप भी लगे। लेकिन आरोप तो अपनी जगह हैं, लेकिन उन आरोपों को कैसे पुष्ट कर रहे हैं तमाम सरकार के फैसले, नई सरकार, बीजेपी, चुनाव आयोग, ये सारी चीज़ें अब स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अभी नई सरकार को शपथ लिए हुए 2 दिन भी नहीं हुआ है और उनको बना दिया गया राज्य का मुख्य सचिव। क्या भूमिका थी उनकी, ये भी आप जानते हैं का, और कुछ आपको बताएंगे भी। इसके अलावा ऑब्जर्वर की भूमिका में जो रहे SIR कराने में, उनको बना दिया गया सरकार का सलाहकार। ये सब क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। और कुछ तो इंतजार किया होता सरकार ने, 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन कम से कम ठीक से देख लिए होते राइटर्स बिल्डिंग शुभेंदु अधिकारी जी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी नियुक्तियां पहले से ही तय हैं कि किसकी क्या भूमिका रही है, उसने अपनी भूमिका का निर्वहन कैसे किया है और उसके एवज में उसको क्या मिलना है। मनोज कुमार अग्रवाल जी की नियुक्ति तो यही बता रही है। क्या कहते हैं आप? देखिए मिश्रा जी, पहली बात तो यह है जो शुभेंदु अधिकारी खुद मुख्यमंत्री बने हैं जी, तो ये भी उनको किस बात का इनाम मिला है, किस चीज का इनाम मिला है जी भाई। जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के वेस्ट बंगाल के अंदर जो 10 साल से वहां पे संघर्ष कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, और शुभेंदु अधिकारी 6 साल पहले ममता बनर्जी को छोड़ के इसमें आए। पहले उसके कांग्रेस में थे, उनके पिताजी कांग्रेस के मंत्रिमंडल में मंत्री थे और वो आ गए। अच्छा, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में जो कैश पैसा लेते हुए पकड़े गए थे। पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो मुहिम था वेस्ट बंगाल के अंदर, वो शुभेंदु अधिकारी के घूस कांड की वजह से था। तो यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी का होना, हेमंत विश्व शर्मा का असम के अंदर होना, सम्राट चौधरी का बिहार के अंदर होना, तो देखिए ये बात तो बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा था कि देखिए, जैसे कहते हैं ना, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। भाई कौओं का झुंड और पक्षियों का झुंड अलग अलग होता है। ये तो होता नहीं है कि एक ऐसा झुंड उड़े आप आसमान में नहीं देखेंगे, कुछ कौए हों, कुछ तोते हों, कुछ गौरैया हों, कुछ बाज हों, ऐसा तो नहीं होगा ना। सही, एक ही झुंड जो है, एक ही प्रकार के पक्षियों का झुंड चलेगा। तो शुभेंदु अधिकारी को जिस बात का इनाम मिला, अब बताइए, आप खुद सोचिए और ये देश की जनता भी सोचे कि ऐसा व्यक्ति जो पहला ऐसा एक बार एक बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट थे जो घूस लेते पकड़े गए थे, बंगारू लक्ष्मण, और एक ये है, अच्छा एक ये साहब हैं जो कि पकड़े गए थे और पूरा आंदोलन फिर वो हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ भी यही चला था। अब बताइए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया तो अपने साथ के अपने ही लोगों को तो रखेंगे, अपनी ही क्रेडिबिलिटी के लोगों को तो रखेंगे, क्रेडेंशियल के लोगों को रखेंगे। इसीलिए उन्होंने गुप्ता जी को रख लिया, एक अग्रवाल साहब को रख लिया। अब मेरे को तो ये लग रहा है पूरे राजनीति भारतीय जनता पार्टी के, कहना नहीं चाहिए, लेकिन भैया ब्राह्मणों के लिए, राजपूतों के लिए, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए कुछ रहेगा? यह सब गुप्ता, अग्रवाल, बंसल, गोयल, इन्हीं लोगों के लिए रहेगा। नहीं तो जब से राजीव अग्रवाल, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, शाह साहब, मोदी जी, मतलब इधर में गुप्ता जी, अग्रवाल साहब, तो भैया वैश्य समाज सबको ले जाएगा। हम ब्राह्मण ठाकुरों और बाकी पीडीए और उन लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए चलिए, क्रिश्चियन मुसलमानों को नहीं चाहिए, सबको वैश्य समाज को दे दोगे। वैश्य समाज की बड़ी इज्जत करता हूँ मैं, वैश्य समाज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो भी देखिए वैश्य समाज का आदमी उच्च पद में बैठा हुआ है। तो अब उन्होंने मान, अभी इसका माने स्पष्ट हो रहा है कि भाई अग्रवाल साहब का रोल क्या रहा और उनका गुप्ता जी का रोल क्या रहा, और बड़े गुप्ता जी का जो दिल्ली में बैठे उनका रोल क्या रहा। तो मुझे तो लगता है पूरी गुप्ता मंडली काम कर रही। शाह साहब भी वैश्य समाज के, मोदी जी भी वैश्य समाज के, अमित शाह साहब भी वैश्य समाज के, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी भी वैश्य समाज के। तो वैश्य समाज तो बड़ा ताकतवर हो गया है, और भगवान करे हमारे समाज के लोगों को और भारत के बाकी समाजों को भी कुछ मिले, या सब कुछ एक ही समाज को देने की सोच ली है उन्होंने। अब ठीक है सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि शुभेंदु अधिकारी को किसका इनाम मिला और हिमंता विश्व शर्मा को, सम्राट चौधरी को। मैं एक बार इनको मान भी लिया जाए कि व्यवस्था में वो राजनीति में है, पार्टी छोड़कर चले आए और अपनी पार्टी के सारे लूप होल्स उनको दिए, जो कुछ भी है उनका अपना एक योगदान रहा हो। लेकिन यहाँ वाला योगदान तो ये बिल्कुल समझ से परे है ना
और ये तो ऐसा योगदान है कि फिर वो पूरा सिस्टम खत्म है, जो आप कहते भी हैं। मैं नहीं मान रहा हूं अभी, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो पूरा खत्म है, लोकतंत्र खत्म है, तो बात सही है बिल्कुल। ऐसी स्थिति में अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता के उत्तराधिकारी, अभी हमारी बात हो रही थी तो हमारे वरिष्ठ साथी अमलेंदु जी कह रहे थे कि अब तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता का भी उत्तराधिकारी मिल गया है मनोज कुमार अग्रवाल के रूप में। ये सारी चीजें क्या दिखा क्या रही हैं कि आप किस तरह से इस व्यवस्था को चला रहे हैं, और जो कुछ हो रहा है इसका मतलब पब्लिक को आप बताना भी चाह रहे हैं कि हाँ हम ऐसा कह रहे हैं, यानी पब्लिक को आप एक तरीके से टीज कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही कि मोदी जी कह रहे हैं कि सारे लोग कार चलाना छोड़ दीजिए, यानी आप कार पूल करिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाइए, खाना में तेल मत खाइए और ये सारी चीज़ें, और आप खुद जो है पेट्रोल डीजल कितना उड़ा रहे हैं कोई हिसाब ही नहीं है। एक के बाद एक आप रोड शो किए चले जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साल भर विदेश मत जाओ और आप उसके दूसरे दिन तैयार बैठे हुए आपका जहाज़ कि 5 देशों की यात्रा 6 देशों की यात्रा पर आपको घुमा कर ले आएगा हफ्ते भर। ये पब्लिक को टीज ही करना तो हुआ ना उसको, यानी एक तरीके से आप उसका मखौल उड़ाना हुआ, या आप कुछ इससे इतर देखते हैं? देखिए मिश्रा जी, सीधी सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब, लेकिन एक आपने कहा होगा ना, भगवान कृष्ण ने क्या कहा है। भाई आप भी सनातनी है, मैं भी सनातनी हूं जी। भगवान कृष्ण ने क्या है, तो मैं तो मानता हूं सनातन धर्म को। उन्होंने कहा था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान मुझे लगता है वो जन्म ले रहे हैं। अब उन्हें लग गया कि ये अधर्म की इतनी ज्यादा पराकाष्ठा हो गई है, वहां जैसे द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए भगवान को खुद आना पड़ा, जितने योद्धा थे सिर झुका के बैठे रहे। आज भी लगता है भगवान कृष्ण ने अब जन्म ले लिया है और अब इसके बाद ये असुरों का उद्धार। देखिए आप ये मिश्रा जी बिल्कुल जो राहुल गांधी कहते हैं और हर चीज होती है, आज तक राहुल गांधी ने जितनी भी चीजें कही जी, जितनी भी फोरकास्ट की हैं, और मैं भी ये मानता हूं कि आज की तारीख देखिए जो आज विश्व की परिस्थिति है और जो मोदी जी ने कहा, और उसके बाद वो विश्व भ्रमण पे निकल गए। देखिए बहुत गंभीर स्थिति है, बहुत भीषण स्थिति है आज के तारीख में। पहली बात तो 90% लोगों का पैसा ही नहीं है जी। अच्छा वो कह रहे हैं सोना मत खरीदो, यहाँ तो सोना बेच बेच के लोग घर का खर्चा चला रहे हैं। अगर आप आंकड़े देखें तो प्रोविडेंट फंड से कितना विड्रॉल है जी, लोगों के एजुकेशनल लोन में डिफॉल्ट्स हैं, लोगों के पर्सनल लोन्स में डिफॉल्ट हैं, लोग बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, लोग बैंक से पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि उनको विश्वास नहीं है कि इतनी रकम में सरकार ये हमारे पैसे की रक्षा कर पाएगी कि नहीं। अच्छा मान लीजिए चलिए 90% के बाद तो पैसा नहीं है, मान लीजिए मिश्रा जी आपके पास 10 लाख रुपए हैं जी, मैं आपसे पूछता हूं कहां लगाएंगे उस पैसे को? आप कहां लगाएंगे? भाई एफडी में लगाएंगे तो 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा जी। अच्छा 5.5-6% का इन्फ्लेशन रेट है तो आपके पैसे का कोई मतलब तो है नहीं, ना कुछ कमाएगा ना कमाएगा। अच्छा शेयर मार्केट में लगाएंगे, कल 1.5% मार्केट गिरा था, आज 2% गिर गया, 3.5%। इसका मतलब मार्केट के अंदर कुछ लोग थे जो परचेजिंग कर रहे थे कारों की, जो एक पूछते थे ना भक्तगण, अरे भैया इतनी ज्यादा अगर बुरी हालत है तो ये कारें कौन खरीद रहा है, ये मकान कौन खरीद रहा है? भाई हिंदुस्तान की 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर 2% लोगों के पास भी पैसा है तो भी 2.5-3 करोड़ लोगों के पास पैसा है। 2.5-3 करोड़ में तो पूरा वो पूरी कार और रियल एस्टेट खरीद के 5-5, 6-6 फ्लैट डाल देंगे। फिर ये जो ठेकेदार और ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं जो लाखों करोड़ों का हिसाब किताब कर रहे हैं, इनको क्या है तो 100 फ्लैट खरीद लेंगे। लेकिन वहां भी आप देखिए क्या हालत हो रही है। गोल्ड में जब कह दिया मोदी जी ने कि आप गोल्ड जो है खरीदना बंद कर दीजिए, अब वो सारे ज्वेलर्स जो है हिंदुस्तान के सड़कों पे आ गए। आपको ये मिश्रा जी अंदाजा होगा 50 लाख परिवार जी इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अच्छा ये बिजनेस केवल वो नहीं है जो हिंदुस्तान में बेचना है, जी जी जी, सूरत की पूरी डायमंड इंडस्ट्री जो है इसी बिजनेस में टिकी हुई है। उड़ीसा और बंगाल के बहुत लाखों करोड़ों लोग इस धंधे में जुड़े हुए हैं। अब ये बताइए कि एक्सपोर्ट में हमारा टोटल जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कितना है ज्वेल्स एंड ज्वेलरी का? अगर आईटी का एक्सपोर्ट हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है तो ज्वेल्स एंड ज्वेलरी भी अर्न करती है जी, और ज्वेल्स एंड ज्वेलरी को आपने बिल्कुल ठप कर दिया तो इसका माने देश के 50 लाख परिवारों को आपने सड़क पे ला दिया। अच्छा वो बेचारे वैसे ही परेशान थे। भाई अब आप कह रहे हैं गरीब लोग सोना नहीं, आप बताइए मिश्रा जी एक आदमी जिसकी 50,000 तनख्वाह है, 15,000 EMI में कट जाता है,
बाकी इनकम टैक्स में कट जाता है, 5-5 हजार बच्चों की फीस चला जाता है। वो सोना खरीदेगा 1.5 लाख रुपए तोले वाला? भाई सोना कौन खरीद रहा है? कौन? सही वही बात तो है। भारतीय जनता पार्टी के लोग खरीद रहे हैं। अच्छा, एक और आज घटना घटी है, आपने देखा होगा जी। अडानी जी की सारी कंपनियों के शेयर 5-5% गिरे। मैं शेयर मार्केट 2% गिरा है, लेकिन अडानी जी के शेयर 5-5% हर कंपनी गिरी है। मतलब गंभीर है। बिल्कुल। मतलब यह है ये हाँ जी जी जी, पूरा कर लीजिए आप। हाँ जी। हाँ, अडानी जी का शेयर कब गिरेगा मिश्रा जी, आप बताइए। अगर आज मान लीजिए मोदी जी की सरकार चली जाए, मान लीजिए, कल्पना कीजिए, अडानी जी के शेयर 90% गिर जाएंगे जी। और अगर ये श्योर हो जाए कि मोदी जी और अमित शाह साहब अभी 10 साल सत्ता में रहेंगे तो डबल हो जाएंगे। डबल, बिल्कुल। भाई वो जुड़े ही सरकार के साथ है। मोदी, अडानी, अंबानी और ये सारे जो है आपस में इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड हैं जी, अलग नहीं है वो, बिल्कुल। फिर अब हाँ। आपने देखिए तमिलनाडु के चंद्रबाबू नायडू भी नाराज बैठे हुए हैं। उनके घर मोदी जी गए उनको मनाने, क्योंकि ये चंद्रबाबू नायडू को भी समझ में आ गया कि वहां तो विजय ने तो तूफान मचा रखा है। हाँ। उसने सारे स्कूल के आसपास के सारे शराब बंद कर दिए, बंद करा दिए। वो जी, गए उसके MDMK के वाइको के यहाँ, हाँ। आपने देखा होगा वीडियो। बिल्कुल। जब वहां गए तो बाकी जो हाउस वो हेल्प, हाँ हाँ, वो वो तो 4-5 आगे खड़ी हो गई। जी जी। उन्होंने उनकी बलाएं उतारी तो उन्होंने भी उसकी बलाई उतारी। देखा। जी जी। एक चीज मुझे ये बताएं सर, ये आप जो कह रहे हैं कि सबको सड़क पर ला रहे हैं और सब सड़क पर दिखाई पड़ रहे हैं, गरीब लोगों को, ये नीट का एग्जाम इस बार भी कैंसिल हो गया है, बता, वो लीक हो गया, वही होना था, लीक हुआ, कैंसिल हुआ, फिर होगा। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और लगातार हो रही हैं। बताइए, 80 से ज़्यादा एग्ज़ाम पिछले 10 साल में लीक हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, फिर कैंसिल हुए हैं। इन सारी चीज़ों के बावजूद ये जो सरकारें बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि बीजेपी सरकार मोदी जी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं आ पा रही है, बाकी सबके खिलाफ है। ममता बनर्जी के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी आई कि जितने उनके तृणमूल कांग्रेस के लोग नहीं थे उतने ज़्यादा लोगों ने वोट दे दिया उनको। ये सारी चीजें, ये पूरा चमत्कार हो कैसे रहा है? मिश्रा जी, आपको भी पता है, देश की जनता को भी पता है ये चमत्कार हो कैसे रहा है। मैं कह रहा हूं, चलिए बंगाल के अंदर आपने 27 लाख वोट काट दिए, 1 करोड़ वोट 91 लाख टोटल काट दिए, 27 लाख को आपने कुछ अपना बता के संदिग्ध हैं उनके नाम काट दिए। मुझे केवल 2 चीजें अगर चुनाव आयोग दिखा दे, मैं मान जाऊंगा ये फेयर चुनाव है, जो अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं। भाई CCTV फुटेज है ना, काउंटिंग सेंटर की फुटेज है जी। आप ये दिखा दीजिए कि वहां TMC के वर्कर को मार मार के नहीं भगाया गया। और दूसरा ये कि फॉर्म 17C, सबको पता है कि फॉर्म 17C जो भी कोई पोलिंग स्टेशन होता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको 17C वो भरता है। जब वोटिंग खत्म हो जाती है, कितने वोट पड़े, किस पुरुषों ने कितने दिए, उन्होंने कितने दिए, सब करके फॉर्म पे दस्तखत करके सारे जो काउंटिंग पोलिंग एजेंट्स हैं उनको मिल जाता है जी। तो इसीलिए TMC ने कहा था कि भाई हमारे सारे पोलिंग एजेंट जो है 17C जरूर लेके आए। बाकी जगह लोग कोताही कर देते हैं, अपोजिशन वाले, बीजेपी वाले तो ले लेते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जो फॉर्म 17C प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने हमको दिया और जिस उसके अंदर EVM का नंबर भी है और EVM जिसपे काउंट हुआ उसका नंबर वो कहते हैं मैच नहीं करता। बताइए इससे गंभीर चीज क्या हो सकती है? बिल्कुल। हाँ भाई, जिस कॉपी में मैंने अपनी हैंडराइटिंग में लिखा है, अब मेरा टीचर मेरा दुश्मन है, वो मेरी कॉपी फाड़ के फेंक दे, अपने बेटे से कहे यार एक कॉपी लिखो और वही रोल नंबर डाल देना, मैं इसको 0 नंबर देके फेल कर दूंगा। तो मेरा ये अधिकार है ना जानने का कि भैया मेरी कॉपी दिखा दो मेरी हैंडराइटिंग में है कि नहीं। तो देखिए सीधी सी बात है। हाँ। ये घोर, लेकिन अब भगवान जो है ना, भगवान कृष्ण जी, वो मेरे को लगता है, क्योंकि आप लोग और बाकी देशवासी अभी गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं। भीषण, बहुत भीषण। कल न्यूज पॉइंट पे बात हो रही थी, अमलेंदु ने उस बात का जिक्र किया जी। मैंने 2 साल पहले कहा था जब मैं DV लाइव के न्यूज पॉइंट पे बैठा था, जिस दिन 95 रुपए का डॉलर हो गया, देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो अब खत्म कर दी है इन्होंने। खत्म वाली स्थिति तो दिखाई दे रही है, खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बहुत विकट स्थिति है। लेकिन सवाल यह है कि ये विकट स्थिति आई कैसे और आपको ये अचानक कैसे दिखाई पड़ रही है? 3 महीने 2 महीने पहले जब से ये खाड़ी में युद्ध हो रहा था,
पूरा विपक्ष चिल्ला रहा था, सभी लोग कह रहे थे कि आखिर आपके पास कौन सा चमत्कार है, आप संसद में आकर बता दीजिए कि पूरी दुनिया हलकान है। लेकिन हमारे जैसा देश जो 90% इंपोर्ट कर रहा है तेल, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें इंपोर्ट कर रहा है, हम आराम से 5 राज्यों के चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे मंत्री जो है वो रैलियां कर रहे हैं, हम बिल्कुल बेखौफ हैं। आखिर में आए उसी चीज पर आज आप कर रहे हैं। तो ये चीज अचानक इनको ये कैसे याद आ गई? इनको पता नहीं था या फिर ये सोच रहे थे कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लोग भूल जाएंगे, और अचानक आकर स्थिति इतनी खराब हो गई है? नहीं, देखिए, एंटायर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस तो मुझे मिला नहीं। एक बार आपसे कहा भी था मैंने, वो सिलेबस मुझे दे दीजिए, पता तो चले पढ़ाया क्या गया है उसके अंदर। भाई, जिसको जरा भी इकोनॉमिक्स पता है, और ऐसा नहीं है कि इनके एडवाइजर इकोनॉमिस्ट नहीं है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। एक पटेल थे, वो रिजाइन करके चले गए थे। एक और रघुराम राजन थे, वो भी रिजाइन करके चले गए थे। फिर अभी वहां के जो अपीलेट अथॉरिटी जो वेस्ट बंगाल इलेक्शन की बनी थी, जिसमें उनको अपील करनी थी, जिनके नाम डिस्क्रिपेंसी में डाले गए थे, वो भी रिजाइन करके चले गए, क्योंकि किसी की कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, सुनवाई नहीं सर इन लोग, मुझे लगता है जो आप इंटायर पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं उसमें लग रहा है कि अर्थशास्त्र भी बहुत गहनता से पढ़ाया गया है, और ये सारे जितने अर्थशास्त्री हैं उस अर्थशास्त्र को समझ ही नहीं पाए। वो इतने ऊंचे लेवल का अर्थशास्त्र होता होगा। नहीं, अनर्थशास्त्र था वो। देखिए, ये जो होती है ना डिक्टेटोरियल एटीट्यूड में होता क्या है। देखिए, चाणक्य ने, मिश्रा जी, एक बात कही थी। चाणक्य ने यह कहा था कि वो राज्य हमेशा सुखी होता है जी, जिसमें राजा अपने मंत्रियों को निर्भीक होकर बोलने देता है। बड़ी गहरी बात की थी चाणक्य ने जी। देखिए, अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन, चाणक्य ने जब बात कही थी तब डेमोक्रेसी नहीं थी दुनिया में, हर जगह राजतंत्र ही था जी। अगर आप अपने प्रजा की बात सुनेंगे नहीं, भाई इंदिरा जी से गलती क्या हुई, 77 में क्यों हारी? इसलिए हारी, उन्होंने इमरजेंसी में लोगों की सुननी बंद कर दी। उन्हीं के चाटुकार उनको बताते रहे, साहब हवा है, जीत रही है, बड़ी आपकी वाहवाही हो रही है, और चौपट हो गया, पूरा नॉर्थ इंडिया खत्म हो गया, क्योंकि आपने अखबार बंद कर दिया, आपने सुनना बंद कर दिया, कान अपने बंद कर दिए। तो इसीलिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है सड़कों पे घुमा करते थे और हर जगह अपना कूद जाते थे। राजीव गांधी भी कूद जाते थे, राहुल गांधी भी कूद जाते हैं। भाई, जनता के भाई एक ही तो चीज है, अपनी बात कह सके। बल्कि एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट को मैं मिश्रा जी सुन रहा था जी, वो कहते हैं, देखिए, समाज की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि कोई मेरे को सुनता नहीं है। सास को लगता है बहू नहीं सुनती, बहू को लगता है सास नहीं सुनती, जेठ को लगता है वो नहीं सुनता। मतलब हर आदमी की प्रॉब्लम। स्टूडेंट कहते हैं टीचर्स नहीं सुनते, बेटा कहता है बाप नहीं सुनता, बाप कहता है बेटे नहीं सुनते। तो अगर आप यू बिकम ए गुड लिसनर, मुश्किल क्या है मिश्रा जी, हमारे देश में लोगों को बोलने का शौक है जी, सुनने का। मैं भी उसमें एक हूं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं सुनने की कला, मैं भी बिल्कुल उत्तेजित होकर बोलने लगता हूं। लेकिन जिसको, इसीलिए मैं कोई बहुत बड़ा मंत्री या शुभेंदु अधिकारी और हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं बन पाया, क्योंकि मैं एक तो भ्रष्ट नहीं था, मैं गुंडा बदमाश नहीं था, पढ़ने लिखने वाला आदमी था, और आई वॉज नॉट ए गुड लिसनर। लेकिन उन्होंने अपना एक नैरेटिव बना दिया कि हिंदू मुसलमान हो गया। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं हुआ, सब चुनाव फेक है, सब बेईमानी से भरा हुआ है। लेकिन देश की जनता को, देखिए, 2 उद्योग में बताता हूं, अगर आप लगा लेंगे तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी, जो भी आपके बिजनेस और इंडस्ट्री वाले सुन रहे हैं। एक तो कटोरे की यूनिट लगा लीजिए। कटोरे की यूनिट आप लगाएंगे तो उसमें आपको कम से कम, जब आपका सब दुकान बंद हो जाएगी, नौकरी वोकरी छूट जाएगी, तो भीख मांग के आप अपना काम चला सकेंगे। बड़ी डिमांड होने वाली है। और दूसरा, अगर 1 आध बीघा खेत है, मैंने आज डाला फेसबुक में, मेरा एक स्टूडेंट पुराना कहने लगा, सर मैं 1 बीघे में क्या वो केले के पेड़ लगा दूं क्या? मैंने कहा बिल्कुल केले के पेड़ लगा दो, उसके पत्ते बिकेंगे ब्लैक में। कपड़े वपड़े तो पहनने की स्थिति हमारी रहेगी नहीं। जिस प्रकार से इस समय देश की अर्थव्यवस्था चलाई जा रही है, वो पत्ते ही बांध के हम लोग झींगा लाला करेंगे। 11 साल में ये देश की स्थिति कर दी गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं। ये आपने हल्के अंदाज में जरूर कही है, लेकिन बहुत गंभीर बात है, और वास्तव में स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से खोखली हो गई है। प्रधानमंत्री तक को अपील करनी पड़ रही है, बार बार अपील करनी पड़ रही है, और अपील अचानक कर रहे हैं। यही अगर समय रहते चेते होते तो शायद इस तरह की अपील न करनी पड़ती। अब देखते हैं, अपील तो कर रहे हैं, लेकिन उसको दूर करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। विदेश
विदेश से लौट कर करेंगे या फिर अभी कुछ करके जाएंगे। यहाँ पर पूरा विपक्ष कह रहा है कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, संसद का विशेष सत्र बुलाइए, लेकिन विपक्ष की मांगों को उसी तरीके से अभी भी इग्नोर किया जा रहा है जिस तरीके से हमेशा किया जाता रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कार्यक्रम में आप शामिल हुए और तमाम बातें की। लेकिन ये देश की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है और उस गंभीर संकट से उसको उबारने के लिए कोशिशें जो सरकार की ओर से होनी चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ रही है। केवल पब्लिक को, जनता को डराया ही जा रहा है कि स्थितियां बड़ी गंभीर हैं, बहुत किफ़ायत से रहिए, आप कमी हर चीज़ में लाइए। लेकिन सरकार इसमें क्या करेगी, इसको लेकर कोई रोड मैप ना तो बन रहा है ना बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या होगा आगे देखते हैं। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।